सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग पिछले सेशन में हमने इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको, जो आपको पीछे बोर्ड में दिखाई पड़ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे, डिसाइड कर लिए होंगे। अब आपका टाइम है, चेक कर लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया था वो सही था या गलत था। अगर सही था तो क्यों था, और अगर गलत था तो क्यों था। वी शुड चेक इट। टू ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना। अब कोई आइस को तोड़ेगा मतलब हथौड़ा लेकर आएगा, हैमर लेकर आएगा, ये आइस रखी हुई है इसको तोड़ना है, नहीं। इसका कुछ मतलब होता है। क्या होता है मतलब इसका? टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट डाउटिंग, किसी के ऊपर डाउट करने लगना, नहीं। टू स्टार्ट डाउटिंग भी नहीं होगा। टू स्टार्ट अ क्वेरल, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, नहीं, ये भी नहीं है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, क्या करना? बातचीत शुरू कर देना। क्या कर देना? बातचीत शुरू कर देना। जैसे आपने देखा होगा, हम बहुत बार होता है कि बहुत सारे दोस्त, दो चार लोग या कोई नए लोग कहीं एक जगह बैठे होते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई किसी से बात नहीं करता। अगेन आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस। बहुत बार होता है हम ट्रेवल कर रहे होते हैं बस में या ट्रेन में या कहीं ऐसी जगह बैठे होते हैं जहां पर लोग तो खड़े होते हैं लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। आप एग्जाम देने जाते होंगे, बहुत बार देखते होंगे कहीं पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और मेनली जब मेल और फीमेल होता है, क्योंकि हमारा मेल और फीमेल इंटरेक्शन इतना कम होता है, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं बात करने से, स्टार्ट करने से कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप कहते हैं कि ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही लोग स्टार्ट करते हैं बात को। क्या? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बस एक बार बात शुरू हो जाए फिर तो सब बोलने लगते हैं। यू ऑल्सो हैव द सेम एक्सपीरियंस। अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर करके बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम देने गए और बहुत देर तक काफी सारे लोग एक साथ खड़े थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार जब बात शुरू हो जाती है फिर तो पता ही नहीं चलता है बात कहां से कहां पहुंच गई। यस और नो? तो अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप भी बताइएगा। तो टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। क्या करना? बातचीत। टू ब्रेक फ्रेंडशिप, नहीं, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो अगली बार जब भी ये सेंटेंस यूज करने को मिले, टू ब्रेक द आइस, तो उसका मतलब होगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्या करना? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। यस और नो? ओके। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। क्या होता है इन्स एंड आउट्स का मतलब? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी तरीके से। कैसे? पूरी तरीके से। कैसे? पूरी तरीके से। ही नोज द इन्स एंड आउट्स, पूरी तरीके से या डिटेल में। कैसे? डिटेल में। डिटेल्ड स्टडी। कैसी स्टडी? डिटेल्ड स्टडी। आप लोग पढ़ते होंगे ये एग्जांपल, बहुत बार ऐसे बोलते हैं। क्या? डिटेल्ड स्टडी। कैसी स्टडी? डिटेल्ड स्टडी। यस और नो? सो ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। एंट्री एंड एग्जिट, नहीं। एंट्री एंड एग्जिट, नहीं। सेपरेट वेज, नहीं। फिर क्या? रूट, नहीं। जानते क्या है? फुल डिटेल्स। किसकी बात कर रहे हैं? फुल डिटेल्स की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फुल डिटेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल डिटेल्स। होपफुली दोनों बातें आपको, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी सीजीएल के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्वेश्चंस को करते रहिएगा और इनको अपने वर्ड्स में, जैसे फुल डिटेल्स लिखा हुआ है तो इनको आप अपने सेंटेंस में यूज कर लीजिएगा। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन या टू ब्रेक द आइस, आप अपने सेंटेंस बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? अपने सेंटेंस बना लीजिएगा। चलिए आगे फिर से कुछ इडियम्स और फ्रेजेस करते हैं। कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करने की, है ना, लेकिन समझ आना चाहिए, समझते हुए करना है। केवल कवर करके कॉपी कर लेने से आपको मटेरियल तो कहीं भी मिल सकता है। बुक्स बहुत सारी प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, इंटरनेट में पीडीएफ अवेलेबल है। बात है आप उससे ग्रैस्प कितना कर पाते हैं। केवल बुक्स खरीद लेने से नॉलेज नहीं आ जाता। नॉलेज आता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हाथ चलाने पड़ते हैं, सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर आप लोग इन प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। ऐसे समझिए, जब आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर दवा देने के साथ साथ आपको क्या बताते हैं? कुछ चीजें खाने के लिए मना करते हैं, कुछ चीजें करने के लिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना है, पानी ज्यादा पीना है ना, इस तरीके से हल्का खाना खाना है। तो इस तरीके से पढ़ाई का भी एक क्या है? एक तरीका है।
अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे और उसके सेंटेंसेस आपने अपनी तरफ से बना लिए, पहला तो काम ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा इसलिए है क्योंकि पहले अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं कर पाएंगे, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ें, अब आप पढ़ेंगे ही नहीं, कहते आप कुछ पढ़ते नहीं, पहले तो आप पढ़िएगा, कंडीशन है। और जब आप पढ़ते समय जब आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर अब ये वर्ड्स यूज होते हुए जब आपको दिखाई दे तो उन वर्ड्स को ठीक से पढ़िएगा। क्या करिएगा? वर्ड्स को ठीक से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके एसएससी सीजीएल में टियर 1 में तो एक ही पैसेज या एक क्लोज टेस्ट आएगा, दोनों में से और लगा हुआ है, या तो पैसेज आएगा या क्या आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मेंस में आपके उन्होंने बोला हुआ है कम से कम 3 पैसेज आएंगे। क्या है? कम से कम 3 पैसेज तो आएंगे। इसका मतलब है 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो और उसमें भी कंडीशन है, जो एक पैसेज होगा आपका वो सिंपल होगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली, बाकी जो 2 पैसेजेस होंगे वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होंगे, उन पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे। वो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पैसेजेस होंगे, ये भी इन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी है उन चीजों को क्या करना है, कवर करना है। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ और क्वेश्चंस, जैसे हमने लिखा वियर एंड टीयर। क्या? वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब है फटे पुराने। कैसे? फटे पुराने, या द डैमेज टू ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द डैमेज टू ऑब्जेक्ट। कोई चीज पूरी तरीके से क्या हो जाना, खराब हो जाना। क्या हो जाना? पूरी तरीके से खराब हो जाना या खराब कर देना। वियर एंड टीयर क्या होता है? अब देखिए इडियम्स का हम सेंटेंसेस में अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं ना, वो आपका काम है, हम आपको बताते जा रहे हैं और आप करते जाइएगा, है ना। वियर एंड टीयर द डैमेज टू ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, दिस सोफा shows, this sofa shows a lot of wear and tear, wear and tear, wear and tear, so we should replace it, so we should replace it, so we should replace it। This sofa shows a lot of wear and tear, so we should replace it। This sofa shows a lot of wear and tear, so we should replace it। ये सोफा बहुत पुराना हो गया है, वियर एंड टीयर हो गया है। क्या हो गया है? वियर एंड टीयर हो गया है, इसलिए हमें इसे क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें कोई दूसरा यूज कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? इसलिए इसकी जगह हमें कोई दूसरा यूज कर लेना चाहिए। यस और नो? This sofa shows a lot of wear and tear, so we should replace it। इसीलिए हमें इसे क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि इसके आगे आप अपने कम से कम 2 सेंटेंस बनाकर लिखिएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ये वही बात हो गई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जैसे डॉक्टर जब दवा देते हैं तो आपको उसके साथ कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, उसी तरीके से जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं। अगर आप वैसे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, हो सकता है आपका अपना भी कोई तरीका हो सकता है आपका माइंड इतना शार्प हो कि एक बार आपको रीड करने से ही हो जाता हो। अगर आप इन प्रोसेसेस में इसके अलावा और कुछ भी हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी ऐसा है कि याद करके आपको भूल जाते हैं, तो फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर तो डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, फिर तो प्रिस्क्रिप्शन मानने पड़ेंगे। अगर आप अपने तरीके से कर लेते हैं और आप कभी नहीं भूलते, देन इट्स ओके। अगर आप याद करते हैं, भूल जाते हैं, सेंटेंसेस में यूज नहीं कर पाते हैं, याद करने के बाद एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, फिर अभी आप पहले 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं आएंगे तो हम आपको और आगे बताएंगे, लेकिन आपका काम है पहले एक बार इन सेंटेंसेस को फॉर्म करिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, एट द, क्या लिखेंगे, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब क्या हो गया?
आखिरी समय, क्या? एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय, एट द लास्ट मोमेंट। एग्जाम्पल बताइएगा इसका। एट द 11th आवर, मतलब कोई काम आप करना चाहते थे लेकिन उसका समय क्या हो गया, धीरे धीरे निकल गया। अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, जब भी कोई फॉर्म सबमिट करना होता है 30 डेज का टाइम होता है। कितने दिनों का? लगभग 15 to 30 डेज तो होता ही है, कम से कम 15 डेज तो होता ही है। जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन आइडिया है, जो जनरल आइडिया है कि जब भी कोई फॉर्म्स आते हैं तो उनमें ज़्यादातर 15 डेज का टाइम होता है। लेकिन आप स्टूडेंट क्या करते हो, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, आप 13th और 14th दिन डेज पे ट्राई करते हो कि फॉर्म सबमिट करना है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हो आप लोग? 11th आवर का वेट क्यों करते रहते हो? किसका वेट करते रहते हो? 11th आवर का वेट क्यों करते रहते हो? अंतिम समय का वेट क्यों करते रहते हो? भर देंगे, अभी क्या है, बाद में, फिर भर देंगे, अभी क्या है, फिर क्या होता है, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हो कि डेट बढ़ाई जाए, फॉर्म नहीं सबमिट हो पाए, लास्ट टाइम सर्वर काम नहीं कर रहा था। भैया ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? ऐसा टाइम क्यों आता है? ऐसा क्यों सोचना पड़ता है? आपका काम है सबसे पहले, जैसे फॉर्म आते हैं 1-2 दिन में सर्वर ठीक से काम करने लगे, आप अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। ये बात केवल फॉर्म सबमिट करने की नहीं है, किसी भी काम को करने की हमेशा लास्ट मोमेंट पे क्यों करना है? कब? लास्ट मोमेंट पे ही क्यों करना है? एट द लास्ट मोमेंट। कब? एट द लास्ट मोमेंट। बहुत लोगों की लाइफ में हैबिट होती है, क्या होती है? हैबिट होती है, जब भी कहीं जाना है, कुछ करना है तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे करते हैं। कब करते हैं? लास्ट मोमेंट पे करते हैं। नहीं, पहले से करके रखना है। कैसे करके रखना है? एट द 11th आवर का मतलब हो गया एट द लास्ट मोमेंट। कौन सा मोमेंट? एट द लास्ट मोमेंट। देखिएगा, सी बोर्डेड, एग्जाम्पल, सी बोर्डेड एट द, सी बोर्डेड एट द प्लेन, सी बोर्डेड एट द प्लेन, she boarded at the plane at 11th hour, at 11th hour। मतलब जब प्लेन का लगभग चलने का टाइम हो गया था, या she boarded at the train at 11th hour, जब ट्रेन स्टेशन से छूटने ही वाली थी। सी बोर्डेड एट द ट्रेन, सी बोर्डेड एट द ट्रेन। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर, सी बोर्डेड एट द ट्रेन, एट द ट्रेन, सी बोर्डेड एट द ट्रेन एट 11th आवर। सी बोर्डेड एट द ट्रेन एट 11th आवर, वो ट्रेन पे आखिरी समय पहुंची, आखिरी समय चढ़ी। होता है ना कि मान लीजिए स्टेशन से ट्रेन छूटने का समय 9 बजे है और आप 8:55 पे स्टेशन पे पहुंच रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर ट्रेन का टाइम 9 बजे का है तो आप कोशिश करिएगा कि 8 बजे पहुंच जाइएगा। आराम से इधर उधर से देखते सुनते टाइम से इस अपने कंपार्टमेंट में पहुंचिएगा, अपने कंपार्टमेंट में अपनी सीट पर पहुंच जाइएगा। तो हमें क्या करना है? 11th आवर का वेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? 11th आवर का वेट नहीं करना है। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, शी बोर्डेड एट द ट्रेन, शी बोर्डेड एट द ट्रेन एट द 11th आवर। क्लियर हो गया? और आपका होमवर्क क्या है? देखिए, होमवर्क हर बार रहेगा आपका, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ठीक से सीखना चाहते हैं, एक बार और आखिरी बार सीखना चाहते हैं, लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम सीखना चाहते हैं, तो इसके सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्या फॉर्म करिएगा? सेंटेंस फॉर्म करिएगा। कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करके दिखाइएगा। आप लोग क्या करिएगा? कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करिएगा, है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा,
मेडन स्पीच, क्या? मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच। क्या होती है? फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच। कैसी फर्स्ट स्पीच? आप कहीं जाते हैं या आपने कोई पद ग्रहण किया, जैसे मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हाँ, सोच तो सकते हो यार, सोचने में क्या प्रॉब्लम है ना? और हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। तो मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? प्रेसिडेंट बना दिया जाए। थोड़ी देर तो खुश हो सकते हैं ना सोचकर, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं तो पॉसिबल तो कुछ भी है। हु नोज। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच। कौन सी स्पीच? फर्स्ट स्पीच। मान लीजिए कि आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए और फिर आपकी पहली स्पीच हो। कैसी स्पीच हो? पहली स्पीच हो, जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद आप, या चलो और अच्छा, आपके हिसाब से क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है? चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपने पहली बार जब बोला पब्लिकली, पब्लिक स्पीच दी, तो आपकी क्या थी? जो फर्स्ट स्पीच थी उसी को मेडन स्पीच कहा गया। क्या कहा जाता है? मेडन स्पीच कहा जाता है। किसी कंपनी के आप सीईओ बना दिए गए, किसी कंपनी के आप मैनेजर बना दिए गए, है ना? तो जहाँ भी जब भी कोई एक बड़ा पद संभालते हैं, वहाँ पर जब आप कुछ पहली बार बोलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मेडन स्पीच कहा जाता है। कैसी स्पीच कहा जाता है? मेडन स्पीच कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? बोलो। तो क्या कहा जाता है? मेडन स्पीच कहा जाता है ना? तो मेडन स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पीच। क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखिएगा, प्रेसिडेंट्स मेडन स्पीच, मेडन स्पीच was president's maiden speech was one of the most successful ones, प्रेसिडेंट ने जितनी भी स्पीच दी है अब तक, उनमें जो फर्स्ट स्पीच थी प्रेसिडेंट साहब की, वो सबसे बढ़िया स्पीच थी, सबसे ज़्यादा प्रभावी थी। प्रेसिडेंट्स मेडन स्पीच वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वंस, है ना? तो आपका होमवर्क क्या है? देखिए, होमवर्क हर बार रहेगा। बिना होमवर्क के पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता। आपको कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करने हैं। क्या करना है? 2 सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, अगला देखिएगा, कूल एज अ कुकम्बर। क्या हो जाएगा? कूल एज अ कुकम्बर। कूल एज अ कुकम्बर। कितना कूल? कूल एज अ कुकम्बर। बोलो कैसा? कूल एज अ कुकम्बर, वेरी काम एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी काम, very calm and controlled। कैसा? वेरी काम एंड कंट्रोल्ड। कूल एज अ कुकम्बर का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी काम एंड कंट्रोल्ड। कैसा? कूल एज अ कुकम्बर का मतलब हो जाएगा वेरी काम एंड कंट्रोल्ड। क्लियर हो गई ये बात? तो कूल एज अ कुकम्बर, वेरी काम एंड कंट्रोल्ड। कैसे इसका यूज करेंगे? जो व्यक्ति, जिसका स्वभाव जो होता है बहुत काम होता है, शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है। और कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है। क्या होता है? वेरी काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर। क्या हो जाएगा? वेरी काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर करने वाले व्यक्ति को कूल एज अ कुकम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूल एज अ कुकम्बर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द पॉलिटिशियन, kept cool, the politician kept cool as a cucumber
द पॉलिटिशियन केप्ट कूल एज अ कुकम्बर थ्रू आउट द इंटरव्यू। Throughout the interview, the politician kept cool as a cucumber throughout the interview। पूरे इंटरव्यू पॉलिटिशियन कैसे रहे? कूल एज अ कुकम्बर रहे। जो भी पूछा गया हर बात का क्या दिया उन्होंने? जवाब दिया। ऐसा करना पड़ता है बेचारे पॉलिटिशियंस को, समाज को शो करना पड़ता है कि वो बहुत कैसे हैं, हम्बल है। क्या है? बहुत हम्बल है। तो इसलिए वो कैसा व्यवहार करते हैं? कूल एज अ कुकम्बर। यस और नो? हाँ, होमवर्क नहीं खत्म होगा आप लोगों का। होमवर्क इसके 2 एग्जाम्पल बनाना है। क्या आपको बनाना है? 2 एग्जाम्पल लिखना है। आगे देखिएगा, अ क्लोज शेव। क्या? अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना। क्या कहते हैं हम लोग? अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। कैसे बचना? बाल बाल बचना। क्लोज शेव क्या होता है? अ बाल बाल बचना। कैसे बचना? बाल बाल बचना। अ नैरो स्केप। क्या हो जाएगा? अ नैरो स्केप। अ नैरो स्केप। कार से या बाइक से एक्सीडेंट होते समय कोई व्यक्ति उसके बहुत नज़दीक था, बहुत पास में था, बिल्कुल कार नज़दीक से निकल गई, बिल्कुल बाइक पास से निकल गई, या बिल्कुल ट्रेन के पास खड़ा था जब अचानक, या कई बार ऐसा होता है, ये एक वीडियो बहुत वायरल होता है, अगर आपने भी कभी देखा हो, कि एक डॉग जो है ट्रेन के नीचे बैठा हुआ है और पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, वो बिल्कुल सेफ बचा रहा। कैसा बचा रहा? तो अ क्लोज शेव। कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। बहुत बार आप जब बाहर रोड पे चलते हैं तो आपको लगता है हर बार कि अरे बच गए, अरे बच गए। ये वाली जो फीलिंग होती है, ये क्या होती है? अ क्लोज शेव होती है। क्या होती है? अ क्लोज शेव होता है। अ नैरो स्केप। कैसा स्केप? अ नैरो स्केप। बाल बाल बचना। कैसे बचना? बाल बाल बचना, या बहुत थोड़ी डिस्टेंस पे बचना, से बचना। ठीक है, आगे देखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? The car passed so close. The car passed so close. The car passed so close to us. To us. It was really a. It was really a. It was really a. It was really a close shave. A close shave. ठीक है, कार इतने पास से गुजरी कि मैं बिल्कुल एक्सीडेंट होते बच गया। कैसे बच गया? एक्सीडेंट होते बच गया। द कार पास्ड सो क्लोज टू अस, इट वाज रियली अ क्लोज शेव। है ना, बिल्कुल बगल से कार गुजर गई। अगर थोड़ा भी इधर उधर होती तो टक्कर लग सकती थी, चोट लग सकती थी। तो इसलिए कहा गया द कार पास्ड सो क्लोज टू अस, इट वाज रियली अ क्लोज शेव। क्लियर हो गया ये बात? ओके, आगे देखिएगा।
रेड हैंडेड। अगला क्या है? रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथ पकड़े जाना। कैसे पकड़े जाना? रंगे हाथ पकड़े जाना। रंगे हाथ पकड़े जाना। कुछ गलत करते समय ही देख लिया जाना। क्या करते जाना? कुछ गलत करते समय ही, कुछ मिसडीड करते समय ही, कुछ ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए ऐसा करते हुए पकड़े जाना। क्या करना? पकड़े जाना। कुछ ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए था ऐसा करते हुए क्या करते जाना? पकड़े जाना। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथ पकड़े जाना। मेनी बाइक थीव्स, एग्जाम्पल देखिएगा। मेनी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेनी बाइक थीव्स, मेनी बाइक थीव्स, मेनी बाइक थीव्स आर कॉट, आर कॉट रेड हैंडेड। कैसे? रेड हैंडेड। रेड हैंडेड। आपको भी पता है कि शहर में बहुत बार बाइक वगैरह चोरी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बहुत बार बाइक वगैरह चोरी हो जाती हैं। तो ये चुरा के कौन ले जाता है? जो लोग चुरा कर ले जाते हैं। क्या होता है? जो लोग चुरा कर ले जाते हैं, कई बार वो लोग पुलिस के हाथ पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुलिस के हाथ पकड़े जाते हैं, है ना। कई बार तो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो मेनी बाइक थीव्स आर कॉट रेड हैंडेड। पुलिस ने चोरों को बाइक चुराते हुए पकड़ लिया। क्या कर लिया? पुलिस ने चोरों को बाइक चुराते हुए पकड़ लिया। यस और नो? तो रेड हैंडेड क्या हो जाएगा? रंगे हाथों पकड़े जाना। मेनी बाइक थीव्स आर कॉट रेड हैंडेड। आगे देखिएगा। होमवर्क तो दिया ही नहीं आपको। जब तक देते नहीं ना तब तक आप लोग करते नहीं हो। आप लोगों की हैबिट है, जब तक जामवंत जैसे जब हनुमान को बताते हैं ना कि आप ये कर सकते हो, तो आप लोग भी हनुमान की तरह बैठे रहते हो जब जामवंत जी आपको बताएंगे, है ना। तो मान लीजिए कि आप हनुमान हैं और मैं जामवंत हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इसके 2 एग्जाम्पल तो आराम से लिख ही सकते हैं। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? अब जामवंत ने आपको बता दिया है कि आप ये काम कर ही सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप लोगों को ख्याल नहीं रहता है ना, आप लोगों को याद नहीं रहता है कि ये भी करना है, तो करिएगा। तब तक 1 मिनट का टाइम है आपके पास। लिखिएगा, सेंटेंस लिख कर दिखाइएगा। दो देखिए, वर्ब और टेंस तो आपने पढ़ ही लिया है, तो टेंस बनाने में प्रॉब्लम क्यों होती फिर आप लोगों को? टेंस तो आपने पढ़ लिया है ना पूरा। सारे टाइप्स के जो टेंस हैं, टेंस के टाइप्स और टेंस की कंस्ट्रक्शन तक बताई गई है। एक एक टेंस की कंस्ट्रक्शन तक बताई गई है। आप देखिएगा पूरा एक एक टेंस की कंस्ट्रक्शन बताई गई है, टेंस के सारे पार्ट्स की कंस्ट्रक्शन बताई गई है, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऊपरी सतह से पढ़ना, ऊपरी पढ़ने में तो 1 घंटे में आप ग्रामर पूरी 1 घंटे में पूरा टेंस पढ़ लेते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा इसलिए लगाया गया है ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए। देखिएगा एग्जाम्पल, अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या? अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या होता है अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब? स्कॉलर पर्सन। कैसा पर्सन? स्कॉलर पर्सन। अ स्कॉलर। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? एन स्कॉलर। क्या? स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति। माई मैनेजर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माई मैनेजर इज अ, माई मैनेजर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, इज अ मैन ऑफ लेटर्स। जो मेरे मैनेजर साहब है वो क्या है? मैन ऑफ लेटर्स है, मतलब विद्वान व्यक्ति है। कैसे हैं? विद्वान व्यक्ति है। ये बटरिंग नहीं, एग्जाम्पल है भाई। ऐसे मत सोचो कि नहीं मैनेजर साहब की मैं बटरिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? अ स्कॉलर होता है। क्या होता है? माई मैनेजर इज अ मैन ऑफ लेटर। ये बस सेंटेंस है भाई, सेंटेंस को सेंटेंस तक रहने दीजिएगा। क्या है?
हाँ, ऐसे मत बोलिए कि नहीं मैनेजर साहब को मैं बटरिंग कर रहा हूँ, मैनेजर साहब को अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि वो मैन ऑफ लेटर्स है तो खुश हो जाएंगे, है ना, हमारा प्रमोशन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेंटेंस को सेंटेंस की तरह देखिएगा। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है अ स्कॉलर व्यक्ति। माई मैनेजर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मेरे मैनेजर साहब जो है वो क्या है, मैन ऑफ लेटर्स हैं, मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, सिंसियर व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, सिंसियर व्यक्ति हैं या विद्वान व्यक्ति हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो होमवर्क आपका, होमवर्क तो बताएंगे ही। हाँ, 2 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं आपको। क्या करने हैं, 2 सेंटेंस फॉर्म करने हैं जिसमें मैन ऑफ लेटर्स आ जाए। क्या आ जाए, हाँ, अब ऐसे ही आप लोग ऐसे ही कॉपी कर देते हो ना, माई मैनेजर की जगह बस चेंज कर दिया, माई टीचर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, है ना, माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। कुछ भी सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके बनाइएगा, ताकि सीखने की प्रोसेस में बनाइएगा उसको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सीख सके। हाँ, मैंने देखा पीछे कई बार बच्चे ऐसे ही करते, माई मैनेजर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, माई टीचर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, माई ब्रदर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो इसी तरीके से आप बना के रख देते। चलिए कुछ तो करिए, है ना, कुछ तो अपने मन से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्केप गोट्स। क्या लिखा, स्केप गोट्स। स्केप गोट्स क्या होता है, स्केप गोट्स, बची हुई बकरी। गोट्स का मतलब क्या होता है, बकरी। तो ये क्या सेंस निकला, स्केप गोट का मतलब क्या हो जाएगा, बची हुई बकरी। एक मिनट रुको, दोबारा लिख देते हैं वर्ड, क्लियर थोड़ा सा ग्राउंड हो गया था। स्केप गोट्स, बची हुई बकरी। कैसी बकरी, बची हुई बकरी नहीं, इसको कहते हैं फॉल गाय। क्या कहते हैं, फॉल गाय। ऐसा व्यक्ति जिसको दोषी ठहराया जा रहा है। क्या ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन सच में वो उस काम को उसने किया ही नहीं है। जैसे क्लास में बहुत सारी बेंचेस टूटी हुई थी और टीचर ने आकर या मैनेजर ने आकर किसी एक व्यक्ति को या एक बच्चे को बोला तुमने तोड़ी हुई है, जबकि उस बच्चे ने क्या नहीं किया था, उन टेबल्स को या उन बेंचेस को नहीं तोड़ा हुआ था। क्या, और सारे बच्चों ने उसे फंसाने के लिए एक साथ बोल दिया हाँ इसी ने तोड़ा हुआ है ना। सारे बच्चे क्लास में मॉनिटर से जलते थे, क्योंकि मॉनिटर सबकी गलतियों को टीचर को बताता था। तो एक बार क्या हुआ, सारे बच्चों ने मिलकर मॉनिटर को ही फंसा दिया। क्या कर दिया, मॉनिटर को ही फंसा दिया कि हाँ इसी ने ये गलत काम किया हुआ है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया हुआ था। तो स्केप गोट्स का मतलब क्या होता है, फॉल गाय, ऐसा व्यक्ति जो सच में उसने नहीं किया है। क्या, जो उसने सच में नहीं किया है, लेकिन उसको उसका क्या करा है, दोषी ठहराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है। स्टूडेंट्स बिलीव, एग्जाम्पल देखिएगा, स्टूडेंट्स believe, students believe their monitor students believe their monitor as a scapegoat, as a scapegoat. Students believe their monitor as a scapegoat. Students believe their monitor as a scapegoat for disturbance of class. For disturbance of class. For disturbance of class. सारे बच्चों ने मॉनिटर को ही क्लास डिस्टर्ब करने के लिए दोषी बता दिया। क्या बता दिया, दोषी बता दिया। बेचारा मॉनिटर ही क्या हो गया, फंस गया। यस और नो, क्योंकि मॉनिटर क्या करता था, सबकी शिकायत टीचर्स को लगाता रहता था। सारे बच्चों ने प्लान करके उसको ही फंसा दिया। स्टूडेंट बिलीव देयर मॉनिटर एज अ स्केपगोट फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ अ क्लास। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा, ये अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस आपको देते हैं, उनके आपको क्या करना है, आंसर्स बताना है। देखिएगा,
देखिएगा क्वेश्चंस, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, इफ यू आर fair and square, if you are fair and square in your work, if you are fair and square in your work, you will definitely prosper. You will definitely prosper. You will definitely prosper. ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव, क्या है? एक्टिव। दूसरा ऑप्शन है ऑनेस्ट, क्या है? ऑनेस्ट। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस लाइक। और फोर्थ ऑप्शन है अथॉरिटेटिव। ठीक है। तो अब इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप फेयर और स्क्वायर हैं, क्या है? फेयर और स्क्वायर है, ये आपका इडियम्स है, क्या है? इडियम्स है। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। ऑप्शंस हैं एक्टिव, ऑनेस्ट, बिजनेस लाइक एंड अथॉरिटेटिव। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा। तो फेयर एंड स्क्वायर इसका क्या है? ईडियम है, क्या है? फेयर एंड स्क्वायर इसका ईडियम है। इसमें से आपको क्या करना है? आंसर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही सॉ द स्नेक। क्वेश्चन 2, when he saw the snake, he took to his heels. He took to his heels. He took to his heels. अब इसमें आपको took to his heels एक इडियम है, इसके ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बेस पर आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। पहला ऑप्शन ran away in fear, क्या हो जाएगा? ran away in fear। दूसरा ऑप्शन went slowly, क्या हो जाएगा? went slowly। और थर्ड ऑप्शन went slowly, और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? walked in fear, क्या? walked in fear। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जंप्ड फास्ट, क्या हो जाएगा? जंप्ड फास्ट। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है किसका मतलब टुक टू हिज हील्स हो जाएगा। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन देखिएगा।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? सी गोज टू हर मदर्स हाउस, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, क्या हो जाएगा? ऑफ एंड ऑन, शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन इसमें क्या यूज किया गया है? इडियम्स की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया? इडियम्स की तरह यूज किया गया है। इसके आपको ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली, क्या? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। दूसरा ऑप्शन है रेयरली, क्या? रेयरली। दूसरा ऑप्शन क्या है? रेयरली। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली, दूसरा ऑप्शन है रेयरली, और तीसरा ऑप्शन है ओकेजनली, और फोर्थ ऑप्शन है समटाइम्स। क्या है? समटाइम्स। फोर्थ ऑप्शन है समटाइम्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है? समटाइम्स। तो अब आपको इसके क्या करने हैं? आंसर्स बताने हैं। एक बार मैं फिर रीड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एक्टिव, दूसरा ऑप्शन ऑनेस्ट, तीसरा ऑप्शन बिजनेस लाइक, और चौथा ऑप्शन अथॉरिटेटिव। अगला क्वेश्चन है व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। टुक टू हिज हील्स, ये वाला पार्ट जो है ये इडियम्स का है। इसके ऑप्शन है रैन अवे इन फियर, दूसरा ऑप्शन है वेंट स्लोली, तीसरा ऑप्शन है वॉकड इन फियर, चौथा ऑप्शन है जंप्ड फास्ट। अगला क्वेश्चन था सी गोज टू हर मदर्स हाउस। ये जो अलग लिखा हुआ है अंडरलाइन करके ऑफ एंड ऑन, क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन करके हमने लिखा हुआ है ऑफ एंड ऑन। ये जो है ये आपका इडियम्स है। तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रिक्वेंटली, रेयरली, ओकेजनली और समटाइम्स। क्या बताना है? इनमें से आपको आंसर्स बताने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। किस में व्यस्त रहो? अपने काम में व्यस्त रहो। ध्यान से ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।